प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरु क्लासरूम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप है क्लास 10th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे, और आपके सेंटअप एग्जाम बहुत पास में है, जिसको हम प्री बोर्ड के नाम से जानते हैं। और प्री बोर्ड आपके लिए बहुत बेहतर होता है, अगर इसमें आप जितना अच्छा कर लेंगे उतना अच्छा है। क्योंकि देखिए, अगर इसमें आप 90% भी करते हैं अपना सिलेबस कंप्लीट और अच्छे से लिख के आते हैं आंसर क्वेश्चन, और आपका सिलेबस इतना कंप्लीट है, तो मुझे लगता है कि आपके पास और समय मिल जाता है यहाँ से भी। दिसंबर, जनवरी, 2 महीना, तो 2 महीने आपके लिए और अच्छे हो जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि और 2 महीने में और खूब मेहनत करेंगे आगे चल के, तो आप और इस स्कोर को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं अब बच्चे को वो सब टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ। हम साइंस का लेक्चर लेके आए हैं। अब बच्चे ये हम लोग वही पढ़ेंगे जो पेपर में हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ठीक। और ज़्यादा यानी क्वेश्चन आंसर पर हम लोग ध्यान देंगे, PYQ पर ध्यान देंगे। टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है। हम बात कर रहे हैं हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन का, उस चैप्टर का आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चैप्टर अपना है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, अनुवंशिकता और जैव विकास। CBSE बोर्ड में जाएंगे तो खाली सिर्फ ये हेरिडिटी पढ़ना है, एवोल्यूशन नहीं पढ़ना, लेकिन हम लोग को सब कुछ पढ़ना है। अपने सिलेबस में कुछ कटा वटा है नहीं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं चैप्टर के। एक बार थोड़ा सा मैं अपनी लाइट सही कर दिया जाए। चलो ठीक है, इतना ही भी सही है। बात ये हो रहा है कि सर लिंग निर्धारण क्या है। अच्छा, लिंग निर्धारण क्या है? वो एक प्रक्रिया जिसके द्वारा नवजात शिशु लिंग निर्धारित करता है। जैसे कि हम बच्चे होते हैं, माँ के जब गर्भ बच्चे एम्ब्रियो बनता है, फिर उसमें जब उसका लिंग निर्धारण करना था कि लड़का होगा लड़की होगा, मेल या फीमेल, तो लिंग निर्धारण के लिए कुछ कारक भी होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट, पर्यावरण भी होता है। जैसे कछुआ, घड़ियाल, अंडे जब एक निश्चित तापमान पर अंडे को अपना फर्टिलाइज करते हैं तो वो लिंग निर्धारण करते हैं। जैसे यदि पर्यावरण में अधिक ठंडा हो जो तो घड़ियाल या मगरमच्छ मेल बच्चे बनते हैं। अब गर्मी ज़्यादा हो तो फीमेल होता है। यानी ये बता दिया कि इन्वायरमेंट भी फैक्टर डालता है। ठंडी ज़्यादा है तो लड़की होगी, उसके सर उसके बच्चे मेल हो जाते हैं। ज़्यादा गर्मी का इन्फॉर्मेशन होता है, इन्वायरमेंट होता है घड़ियाल के लिए और मगरमच्छ के लिए, उनके लिए बात हो रहा है। तो ये लोग उस समय फीमेल को जन्म देते हैं। जैसे घेंघा ले लीजिए, घोंघे, कहता है कि ये व्यक्तिगत लिंग बदल जाते हैं, इनके लिंग बदलते रहते हैं। आनुवांशिक रूप से मनुष्य में माता पिता से प्राप्त जो जीन होता है और संतान के लिंग निर्धारण का, हम लोग में तो जीन से ही लिंग निर्धारण होता है। और जीन भी कहाँ, फिर अगला पॉइंट है मेरे पास, शुक्राणु तथा अंडाणु को छोड़कर मानव शरीर में हमारे कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो हम कहते हैं 30 पेयर होते हैं, यानी 46 होते हैं। अब 46 को हम से डिवाइड करते हैं 2 भाग में, एक होता है मेरा ऑटोसोम्स और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक। इसको एलोसोम भी बोला जाता है या इसको सेक्स क्रोमोसोम भी हम बोलते हैं। ये 1 पेयर में होता है और 22 पेयर में होता है। दोनों बात आपको याद रखना है। अगला हम पॉइंट बात कर लेते हैं सर कि ऑटोसोम्स और एलोसोम में यानी सेक्स क्रोमोसोम में क्या अंतर है। तो ये गुणसूत्र में लिंग निर्धारण में शामिल नहीं होता है, और ये होता है। ये नर मादा में समान होते हैं ऑटोसोम्स, क्योंकि 22 पेयर दोनों में होता है। लेकिन ये अगर नर में जाए तो XY और फीमेल में जाए तो XX होता है। मानव में आमतौर पर 44 से 22 जोड़े होते हैं, और ये मानव में 1 जोड़ी होता है। अब आते हैं क्वेश्चन को लेकर। टॉपिक पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। करें कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो देखिए, मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण पुरुष द्वारा निर्धारित होता है। पुरुष डिपेंड करते हैं, क्योंकि पुरुष का जो क्रोमोसोम होता है XY होता है, XY गुणसूत्र होता है, जबकि महिलाओं में तो सिर्फ XX होता है। इसलिए क्योंकि देखिए, अगर पुरुष का X गुणसूत्र महिला के X से मिलता है तो लड़की जन्म देती है। अगर पुरुष का Y गुणसूत्र
महिला के X गुण से मिलता है तो लड़के को जन्म देती है। तो ये कुछ पेरेंट्स की बात कर लेते हैं। ये मेल पेरेंट होता है, ये फीमेल पेरेंट। अब इनके क्या हुआ, इनसे या दोनों फर्टिलाइज करने वाले हैं, यहाँ क्रॉस लगाया हूँ तो ये फर्टिलाइज करेंगे। तो ये हमारे लिए यहाँ से आ गया X, यहाँ से आ गया Y, इनसे भी आ गया X और Y। अब दोनों करेंगे तो X में तो X आएगा, X से करेंगे तो फीमेल होगा, Y से Y होगा तो वो XY हो जाएगा, Y से X करेगा तो XY होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि मेल 2 टाइम है, 2 फीमेल टाइम। तो कभी ये नहीं कहा जा सकता है कंफर्म कि जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। 50-50 चांस है, 1:1 रेशियो आएगा फिनोटाइप, और जीनोटाइप भी 1:1। यानी मादा बच्चे से होने वाली संभावना जो होगी 50% और नर बच्चा भी होगा 50%, दोनों को आधा चांस होता है। तो ये आपका ये 12th में भी काम आता है। ये टॉपिक बहुत ज़बरदस्त पूछे जाते हैं वहाँ पर। आइए कुछ इंटेक्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहे हैं कि एक जाति है जिसका लक्षण A और प्रजनन वाली समष्टि के 10% पाया गया है, और लक्षण B वाला समष्टि में 60% जीवों पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। 2011 में साल पूछा गया था ये। तो देखिए ट्रेट की बात करते हैं, अगर B सबसे पहले उत्पन्न होगा क्योंकि उसकी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यह लक्षण पहले मौजूद होगा और लक्षण A की तुलना में आबादी में बड़े प्रतिशत में इनहेरेंट हुआ है, यानी वंशागत हुआ है। तो ये B, क्योंकि 20 की % ज़्यादा है। अगला सवाल है कि विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज की अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। वेरिएशन से कोई प्रजाति कैसे, उसका अस्तित्व कैसे बढ़ता है। तो देखिए वेरिएशन से क्या होता है, वेरिएशन प्रजाति की उत्तरजीविता दर में सुधार करती है, क्योंकि यह बदलती पर्यावरणीय परिस्थिति के आधार पर व्यक्तिगत जीवों के अनुकूलित करने में मदद करती है। यानी कोई जीव इन्वायरमेंट कैसा है, उसको कैसे उसमें ज़्यादा फिट रहेगा, उसके टेम्परेचर बढ़ता अगर तो उसमें एडजस्ट हो पाएगा। ये वेरिएशन उस पर बहुत उसके लिए हेल्प करती है। ये जैव विकास में भी महत्वपूर्ण एक कारक बनती है। तो ये ऐसे आंसर आपको करके आना है। अब टाइम बिल्कुल नहीं होगा, जो भी बच्चे नोट्स करेंगे बिल्कुल इसको एकदम समझते चलेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं होगा। बस मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी है। तो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर क्रॉस के माध्यम से दिखाया था कि लक्षण प्रभावी डोमिनेंट हो सकते हैं या अप्रभावी हो सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, टॉल मटर के पौधे से, और उन्होंने लंबे पौधे टोटल और बौने पौधे, भाई देखिए मटर के पौधे बौने मटर, तो बौने के लिए हम स्मॉल टी लिखेंगे, कि पौधे के एक साथ संकरण करवाया था। और निश्चन के बाद देखा कि F1 पीढ़ी में जो भी पीढ़ी के पौधे थे सभी F1 पौधे लंबे थे। अब इसके बाद मेंडल ने F2 इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया था, और परिणाम यह हुआ कि अच्छा सॉरी इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ सॉरी सर देखिए बौना पौधा बोला गया है ना, नहीं तो सही था, बौना पौधा मतलब स्मॉल टी ही होगा, कोई शक नहीं। क्योंकि इसे क्रॉस बना के देखिए ना, आप इसे क्रॉस बना के देखिए ना क्या आएगा। देखिए यहाँ पर मैं रखता हूँ कैपिटल टी और रखता है बौना, मतलब शुद्ध बौना ले ले तो ऐसा आएगा। ये इसे करेगा तो इसमें ये बनेगा, इसे करेगा तो यही बनेगा, इसे करेगा तो ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, बार बार कैपिटल टी स्मॉल टी। और आपको बताया गया है कि इसमें कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, तो ये प्रभावी लक्षण होता है, ये अप्रभावी होता है। तो बात सही है कि सारे के सारे लंबे ही पौधे निकले। फिर उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, F2 पीढ़ी से प्राप्त पौधे से 1/4 पौधे बने थे। इस प्रयोग में मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि फूलदार लंबे और वास्तविक प्रजनन नहीं थे, बल्कि उनमें से लंबे और बौने दोनों प्रकार के गुण थे। तो पौधे का एक हिस्सा लंबा था, और क्योंकि गुण बौनेपन के गुण पर भी हावी थे, इससे यह धारणा पुख्ता होती है कि गुण या तो प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं।
मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र हैं या वंशानुगत हैं? तो मेंडल के विभिन्न प्रयोग से पता चलता है कि उनके द्विसंकर क्रॉस डायहिब्रिड क्रॉस के माध्यम से लक्षण स्वतंत्र हो सकते हैं, वंशानुगत में भी हो सकते हैं। प्रयोग से उन्होंने 2 लक्षण का उपयोग किया था, अर्थात बीज का आकार और बीज का रंग। और इसमें से उन्होंने देखा कि जो वाई है हरा रंग का वो प्रभावी है, इस पर जो पीला रंग है वाई वो हरे रंग स्मॉल वाई पर प्रभावी है, जबकि गोल शेप था उसका कैपिटल आर और झुर्रीदार पर अप्रभावी है। फिर उसके उन्होंने डबल द्विसंकर से F2 से मतलब उन्होंने क्रॉस कराया तो उनको एक फिनोटाइपिक रेशियो मिला था 9:3:3:1 और उसमें जो भी बीज वाले 9 पौधे थे, गोल पीले बोलते थे कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ये 9 थे। कितने थे? 9। और उप पौधे क्या थे? उसमें 3 गोल पौधे थे और झुर्रीदार पीले भी 3 थे और एक था उसमें झुर्रीदार हरा बीज। देखो ये बात कर रहा है इसका। तो उन्होंने आगे कहा कि झुर्रीदार हरा गोल पीला रंग पैतृक संयोजन यानी पेरेंट कॉम्बिनेशन से होगा, जबकि गोल हरा झुर्रीदार पीला रंग नया है इसमें। टॉपिक अब थोड़ा सा ब्लड ग्रुप पढ़ लेते हैं, ऐसे अपने सिलेबस में है नहीं, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए हम बात करते हैं ए ग्रुप, बी ग्रुप, ब्लड ओ ग्रुप और ए बी। देखिए तो यूनिवर्सल अगर पूछा गया कि मतलब सभी से ब्लड देने वाला, सभी को ब्लड कौन दे सकता है? जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो सबको दे सकता है और जिसका ए बी होगा वो सबसे ले सकता है। अब देखिए इसमें जीन होता है, जिसे हम जीन कहते हैं कि IA, IB, IU। तो IA का मतलब होता है ए ब्लड ग्रुप, IB का मतलब होता है ब्लड बी ग्रुप और IO का मतलब होता है ब्लड ग्रुप ओ। अब देखिए इसमें से ए ग्रुप और बी ग्रुप क्या होते हैं? ये डोमिनेंट होते हैं और इन प्रभावी होते हैं, और ओ ग्रुप जो होता है ये ऑपर, ये रिसेसिव होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि ये मतलब पेरेंट माता से आया ए ग्रुप और या पेरेंट से, एक पेरेंट से आया ए और दूसरे पेरेंट से आया ओ, तो इसमें से लक्षण कौन प्रभावी हो जाएगा? ए वाला ब्लड ग्रुप प्रभावी हो जाएगा। इसमें मान लीजिए माँ से आया ए और पिता से भी आए, तो यहाँ पर एक ब्लड ग्रुप होगा। पिता से आया बी ग्रुप और जिन, और इसका मान लीजिए ओ ग्रुप आया तो यहाँ पर भी बी होगा, क्योंकि बी पर डोमिनेंट होता है, ओ रिसेसिव होता है। फिर बी आएगा तो बी ही होगा, और ओ दोनों होगा तो ओ ही होगा, और ए बी आएगा तो इस बार ए बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? रिसेसिव। इसीलिए किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, किसी का ओ होता है, किसी का ए होता है, किसी का बी होता है। क्लियर है? एक सवाल है अपने पास, NCERT का है, पूछा नहीं गया फिर भी देख लेते हैं। कहता कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और पुरुष जो है वो स्त्री ओ ग्रुप वाले से उसका विवाह होता है, जो भी उसके संतान उत्पन्न होंगे, तो क्या है सूचना, उसके जो पुत्री जो बेटा बेटी होगा उसका ब्लड ग्रुप ओ आया, क्या सूचना ये पर्याप्त है? तो हम कहेंगे नहीं, ये इनसफिशिएंट डेटा है, क्योंकि पुत्री का रुधिर ओ माँ के पिता के जिन से संयोजन से प्राप्त हुआ है। हो सकता है पुत्री ने पिता के पास ए ओ हो, यह लक्षण ओ प्राप्त हो, और माँ के पास ओ हो, उसमें से ओ प्राप्त हो, तब इसीलिए पुत्री का ओ हो गया होगा। तो इसीलिए हम इस डेटा को हम क्लियर नहीं बोल सकते हैं। सवाल है NCERT का एक सेकंड। देखिए ये अभ्यास का सवाल है। सवाल है कि पहले सवाल आप नोट कर लेंगे, सवाल अच्छा है। इसमें से पूछा गया है, लास्ट में से पूछा गया कि लंबे जनक पौधे की आनुवंशिक रचना निम्न थी, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर तो सी आएगा। तो लेकिन इसको रटना तो है नहीं, तो आपको लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ाया गया था कि क्रॉस कैसे बनता है। देखिए अब सब बच्चे चाहेंगे ना उनको पूरा डिटेल में पूरा पढ़ा दिया जाए, तो ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि देखिए सिलेबस पूरे साल का होता है। आइए हम देखते हैं सॉल्यूशन इसका। मान लीजिए उनके पास लंबे बैगनी का था तो कैपिटल टी, और ये हो सकता है उनका स्मॉल वाइट था मोना पौधा तो कैपिटल टी, और ये होगा। अब इनसे मान लीजिए क्रॉस हो क्या आया होगा? कैपिटल टी इसमें से, और इसमें से आया होगा स्मॉल टी। इन कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, और इनमें से आ गया होगा कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू। तो इसीलिए मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर।
दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत जगह गलत भी आंसर दिया हुआ है, कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में आप चेक किए होंगे तो वहाँ पर ऑप्शन ए दिया है। नहीं, देखिए समझातंकी किसे कहते हैं, जिसकी संरचना उत्पत्ति में तो सेम हुई है, सेम मूलाधार सेम हो, लेकिन कार्य अलग अलग हो। कार्य क्या हो? अलग अलग हो। जैसे देखिए हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पैर, काम अलग अलग है कि नहीं है? ठीक है, उत्पत्ति समान हो सकती है। हमारे दांत और हाथी का देखिए, हमारे दांत से हम लोग दांते अन्न को तोड़ते फोड़ते हैं, हाथी उससे मतलब उसको सिर्फ पकड़ते, उस दांत से काटते उठती नहीं है। आलू का घास और ये दोनों का काम क्या है? अलग अलग है, लेकिन इनकी उत्पत्ति समान हो सकती है। तो इसीलिए ऑप्शन डी, यहाँ पर डी 100% सही होगा। क्या होगा? डी सही होगा। अगला सवाल है कि विकास दृष्टिकोण से हम किससे अधिक समान है। देखिए तो पहले आपको यहाँ पर ए दिख रहा होगा और टेलीग्राम पे गया तो उसको सुधारना होगा। देखिए विकास दृष्टि से अधिक समानता, विकास दृष्टि का मतलब होता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारे पूर्वज कौन है, उत्पत्ति का दर क्या है। तो चीन के विद्यार्थी तो मानव ही हैं, तो मानव में क्या विकास, मतलब मैं कहूँ कि आप और हम में कितना विकास हुआ है। तो ये कोई ये इवोल्यूशन नहीं है। इवोल्यूशन होता है कि जो बहुत हज़ारों सालों से जीवों में परिवर्तन आया है, वेरिएशन का। अब चलिए बात करते हैं मकड़ी के बारे में। तो मकड़ी जो है ये ऑर्थोपोडा में आती है, ये मानव प्रजाति से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये हम लोग क्या हैं, हम लोग आते हैं स्तनधारी हैं, और जीवाणु बैक्टीरिया भी स्तनधारी नहीं है। तो इसमें स्तनधारी कौन बच रहा? स्तनधारी जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, उसमें चिंपैंजी है। तो इससे हमारी तुलना अधिक ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी राइट होगा। बच्चे हम लोग शॉर्टकट पढ़ेंगे, लेकिन उतना भी शॉर्टकट नहीं पढ़ेंगे कि हमारा सब कुछ छूट जाए। चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन 4 नंबर को लेकर। करें कि एक अध्ययन से पता चला है कि हल्के आंखों वाले बच्चे के जनक माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की होती हैं। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखें हल्के रंग विलक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी है? उत्तर की व्याख्या कीजिए। देखिए किसी विशेषता के प्रभावी या अप्रभावी होने के पता लगने के लिए कम से कम हमको 3 पीढ़ी का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इसलिए हम यह पहचान संभव नहीं है कि दी गई विशेषता प्रभावी है या अप्रभावी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए अब वैसे जी ऐसा है, हम लोग पास ऐसा ऑप्शन है अभी, या तो हम इन क्वेश्चन का करें आंसर, लेकिन बिहार बोर्ड का ऐसा रूल है इसमें से क्वेश्चन आते ही नहीं है। इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है 10 नंबर, लेकिन सारे क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो हम क्या करें कि ऐसा काम करें कि हम PYQ पूरा कर लेते हैं, ताकि हमारा समय बच जाए और हमसे एकदम बिल्कुल संभावना रहे कि सवाल वहीं से आए। जैसे 2023 का क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन क्या है, काले निधन से क्या समझते हैं, रेडियो कार्बन काले निधन से आप क्या समझते हैं? तो आपको आंसर कहना होगा रेडियो कार्बन काले निधन एक वैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारण करने के लिए किया जाता है। यह विधि कार्बन 14 यहाँ पर लिखा गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। कार्बन 14 नामक रेडियोधर्मी समस्थानिक के क्षय पर आधारित होती है। जब कोई जीव मर जाता है तो उसमें कार्बन 14 का अवशेष बंद हो जाता है और यह धीरे धीरे क्षय होकर नाइट्रोजन 14 में बदल जाता है। इस क्षय की दर को मापकर वैज्ञानिक जीवाश्म की आयु पता लगा लेते हैं। इसका उपयोग होता है, देख लीजिए, पुरातात्विक कोई चीज़ कितना पुराना है उसको पता करने में। अगला सवाल है कि सर विभिन्नता क्या है? विभिन्नता क्या है और 2022 में आया था, और जननिक विभिन्नता एवं कायिक विभिन्नता में क्या वर्णन है, स्पष्ट कीजिए। ये 5 नंबर क्वेश्चन आया हुआ था, लॉन्ग क्वेश्चन आया था ये। तो देखिए विभिन्न, तो क्वेश्चन दोबारा कर दिए हैं क्या? एक सेकंड, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्वेश्चन में से रिपीट कर दिया होगा, मिला लेते हैं। हाँ इस सवाल में दोबारा कर दिया हूँ। रिपीट हो गया है, इसको दोबारा नहीं लिखवाएंगे इसके लिए। तो सवाल 2022 में आया था कि विभिन्नता क्या है, इसको विभेदन भी कहा गया था। विभेदन क्या है? तो देखिए जीवधारियों में पाए जाने वाले ऐसे गुण जो उसमें अथवा अपनी पीढ़ी के अन्य सदस्यों से भिन्न करती है। एक ही जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली भिन्नता को वेरिएशन कहते हैं। ठीक, अब जननिक विभिन्नता यानी जिसको हम
ये जेनेटिक विभिन्नता है। और इधर क्या पूछा गया था, अच्छा ना थोड़ा अंतर है ना, सही तो है जेनेटिक। देखो ना सवाल कितना मूव, एक बार चाहिए काम कीजिए, आप यहीं पर काम कीजिए, दोनों का आंसर एक ही हो जाएगा। एक सवाल आपने पढ़ लिया 2022 में पूछा गया था, और इसी क्वेश्चन को देखो बच्चे थोड़ा सा मूव किया गया था हिंदी को लेकर, इसीलिए इंग्लिश में बच्चे पढ़ते हैं पहुँच जाएंगे। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप सवाल को दोबारा यहीं पर एक बार दोबारा भी देख लीजिए, ताकि मेरे बच्चे को कन्फ्यूजन कम रहे, क्योंकि आंसर दोनों का सेम होगा। देखिए यही सवाल, देखिए सेम सवाल है। सवाल देखिए, विभेदन क्या है, वहाँ क्या था, विभिन्नता क्या है, ये विभेदन। और अनुवांशिक एवं कायिक विभेदन का वर्णन करें। यहाँ अनुवांशिक दिया है, कायिक दिया है। वहाँ अनुवांशिक जब क्या लिख दिया है, जेनेटिक, जिसको हम इंग्लिश में तो सही बोलेंगे ना, जेनेटिक, क्या बोलेंगे, जेनेटिक। तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम था, हो गया। मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन सेम कर लीजिए। अगर आंसर लिखते हैं ना नीचे, तो आंसर लिखने के बाद भी दोबारा एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। चलो मैं लिखवा दूंगा आपको, अभी जस्ट कर देता हूँ, ताकि आपको ये साइंस वाले बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए इंग्लिश हम बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान दिलवाए हैं शुरू से ही। चलिए आंसर एक ही रहेगा अपना, तो पहले आंसर लिख लीजिए। चलिए हो गया, ये सवाल हो गया। अब यहीं पर जस्ट इसके नीचे एक बार फिर से क्वेश्चन दोबारा लिख लीजिए, आंसर वही रहेगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि विभेदन क्या है, अनुवांशिक और कायिक विभेदन का वर्णन करें, ठीक है। और इंग्लिश में लिख दीजिएगा, व्हाट इज डिफरेंशिएशन और डिस्क्राइब जेनेटिक एंड वेजिटेटिव डिफरेंशिएशन। हो गया, सवाल यही रहेगा, आंसर वही रखिएगा, आंसर दोनों का सेम रहेगा। चलिए अब अगला सवाल है, हम जानते हैं कि हम अपने माता पिता के समान क्यों दिखते हैं। 2017 में सवाल पूछा गया था कि हम अपने माता पिता के समान क्यों दिखते हैं, क्योंकि भाई उनसे हमको डीएनए मिला हुआ है, इन वंशागत मिला हुआ है, और हमारा शरीर जो बना है माँ दोनों के जीन से बना हुआ मिलकर, इसीलिए हम उनके सिमिलर दिखते हैं। हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई जीवाश्म कितना पुराना है, दोहराने से पूछा गया था। तो दो विधि लगाते हैं, एक सापेक्ष विधि और एक लगाते हैं फॉसिल्स डेटिंग विधि। रिलेटिव डेटिंग में क्या होता है, यह स्थान की खुदाई करते समय गहराई तक खोदने के बाद जीवाश्म मिलता है, तो पृथ्वी की सतह पर उसके निकट जीवाश्म गहरे स्तर पर जीवाश्म की अपेक्षा नए हैं कि पुराना है उससे पता चलता है। एक फॉसिल डेटिंग है, इस विधि में जीवाश्म में पाए जाने वाले तत्व विभिन्न समस्थानिक का अनुपात का आधार जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है, जिसे कि रेडियो काल निर्धारण यानी कार्बन 14 विधि भी कहते हैं। अगला सवाल है कि जीवाश्म क्या है, जैव विकास प्रकरण में के विषय में ये क्या बतलाता है। तो जीवाश्म क्या है, तो जीव जो पृथ्वी के अंदर शरीर में कुछ मात्रा में ऐसे वातावरण में चले जाते हैं, कुछ जीव मतलब मृत्यु के बाद कुछ भाग ऐसे होते हैं जो वातावरण में चले जाते हैं या कहीं चले जाएं, मिट्टी में चले जाएं, जिसके कारण उनका अपघटन पूरी तरह से नहीं होता है। उसको कोई जीव पूरा उसका डिकम्पोज नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए ऐसे जीव गर्म मिट्टी में सूख जा कर कठोर हो जाते हैं, या कीट के शरीर का छाप सुरक्षित रह जाता है। जीव इस प्रकार के परिस्थिति का संक्षेप में जीवाश्म कहलाते हैं। ये जैव विकास प्रकरण के विषय में हम जीव जाति के अस्तित्व संबंधित समय के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर जैव विकास से क्या तात्पर्य है, 2025 में आया था सवाल। तो जैव विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों के क्रमिक और धीमे परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सरल जीव जटिल जीव का विकास होता है। कोई सिंपल जीव आज कितना कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके पास उसका ऑर्गन कितने डेवलप हो गए, ये वो प्रक्रिया है, इवोल्यूशन कहलाता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन को दर्शाता है। चलिए, और डीएनए ये भी सवाल पूछा गया था आपके पेपर में कि डीएनए अनुवांशिकता का आधार है कैसे, बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त है, इसको आपके प्री बोर्ड में और ऐसे दोनों पूछा गया है। तो आपको डीएनए का अनुवांशिकता आधार है क्योंकि वह जानकारी को संग्रहित करता है और प्रसारित यानी संचारित करता है। पहले तो सारा डीएनए सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार इकट्ठा करेगा और अगले बच्चों में उसको ट्रांसमिट कर देता है, यानी संचारित कर देता है या प्रसारित कर देता है।
ये टॉपिक बहुत मस्त है, समझात अंग और असमझात अंग। ठीक है, समझात अंग क्या होता है? वैसे अंग होते हैं जिनकी संरचना तो एक जैसी होती है लेकिन कार्य अलग अलग हो जाता है, समझात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ और हाथी के पंख, व्हेल का फ्लिपर और घोड़े का अग्रपाद। असमझात अंग क्या होते हैं? जिसको हम समरूप अंग भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में एनालॉगस ऑर्गन बोलते हैं, इंग्लिश याद रखिएगा। इसको समृद्ध अंग भी कह सकते हैं। ये कहता है कि जिसकी कहता ये वैसे अंग होते हैं जिसकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है लेकिन कार्य एक जैसा होता है। जैसे देखो, कीट के पंख और पंछियों के पंख, ये भी उड़ने काम करते हैं, काम तो सेम है लेकिन उसकी उत्पत्ति से अलग अलग है। कीट के तितली के पंख देखिएगा और पक्षी के पंख देखिएगा, दोनों में अंतर है लेकिन दोनों काम क्या है? उड़ने का काम है। चमगादड़ और पक्षी के पंख देखिए, दोनों का उड़ना है लेकिन दोनों के पंख में डिजाइन अलग है, बनावट अलग है, संरचना अलग है। चलिए, ये तो मैं करा ही दिया हो, रिपीट है तो इसको छोड़ दिया जाए। अगला सवाल है कि आनुवंशिकता क्या है? हेरिडिटी क्या है? व्हाट इज हेरिडिटी? तो हेरिडिटी क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा माता पिता के लक्षण उसकी संतानों में संतरित होते हैं। इसे वंशानुक्रम भी कहा जाता है। इसमें जीनों के माध्यम के गुण संचरण भी होता है। इसमें एक जो जिन के माध्यम से गुण बच्चों में आते जाते हैं, माता के जो भी जिन होंगे। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया था, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो डार्विन का सिद्धांत क्या था? उन्होंने बोला जो जीव जितना हिट होगा उतना ही जितना ही फिट होगा पर्यावरण में उतना ही उसका लाइफ लंबा होगा, उतना ही सर्वाइव कर पाएगा। आपको डिटेल में पढ़ाया गया था। फिलहाल आप क्वेश्चन आंसर का यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ में, ठीक हो गया? चलिए, एक पूछा गया कि आणविक जातिवृत्ति क्या है? बाकी बोर्ड में चैप्टर डिलीट है। देखो यहाँ पर आणविक ऐसे भी लिख सकते हैं और आणविक भी, इसको ऐसे भी आप सही लिख सकते हैं, इसको करेक्शन कर सकते हैं। आणविक 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 जातिवृत्त क्या है? परिभाषा दीजिए इसका। कहते विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के बीच विकासवादी संबंधों का अध्ययन करने के लिए उनके डीएनए और प्रोटीन जैसे आणविक स्तर पर की जानकारी का उपयोग करती है, उसको हम लोग ये कहते हैं आणविक जातिवृत्त कहते हैं। अब रहा बात सर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर का, तो मैं उसके लिए अगला सेशन लेके आता हूँ जिसमें हम इसे करा देंगे क्योंकि अभी टाइम मेरे पास पैरा कम है। अगर चलिए मैं प्रैक्टिस के लिए डालता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करके रखिएगा, इसके आंसर का सोल्यूशन अगले अथी में किया जाएगा। मैं खाली क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसका हम सॉल्यूशन अगले चैप्टर में करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करके रखिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। देखिए अभी इसने मेंडल का नियम बहुत पूछा था। देखिए प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। मेंडल का प्रथम नियम क्या था? ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से आपको याद भी रखना है। हो गया।
इसमें इतने क्वेश्चन थे, ये बुक्स मुझे अच्छा लगा कि इसमें क्वेश्चन का लेवल मतलब ज़्यादा है बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए थोड़ा, लेकिन सॉल्यूशन चेक कर रहे थे, कहीं कहीं पे सॉल्यूशन भी एरर था। तो इसको हम सही करके अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, उसमें तरह साथ जो आप कम समय में ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।